नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो शासक हुए हैं उनका शासनकाल कैसा रहा। देखिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक वंश का अंतिम महान शासक है। इसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो ऐतिहासिक कार्य किया हो, है ना। इसके बाद बहुत सारे शासक हुए, जैसे केवल नाम ही गिनना है। इनको किसी बुक में दिया भी नहीं जाता है, मैं भी कहीं नहीं पाया, बहुत मेहनत करके इनको ढूंढ करके लाया हूँ, है ना। तो केवल नाम ही गिनना है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद मोहम्मद खान शासक बना था और ये 1388 ईस्वी में शासक बना और कुछ दिन तक ही शासन किया है। और इसके बाद मोहम्मद खान की हत्या हो जाती है, कुछ दिन शासन करता है, हत्या हो जाती है। उसके बाद जो शासक बनता है वो गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय शासक बनता है और ये भी 1388 ईस्वी में शासक बना और 5 महीने तक शासन किया और 1388 89 मिला करके 5 महीने तक शासन किया और ये भी शासन सत्ता से हट गया। इसकी भी हत्या ही हुई थी। उसके बाद अबू बकर, जिसको अबू बकर के नाम से भी जाना जाता है, अबू बकर कहो या अबू बकर कहो, ये गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की हत्या करके शासक बना है और ये 1389 से 1390, है ना, कुल मिलाकर के 5-6 महीने ये भी शासन किया है। और इसको जबरन का मतलब है कि इसकी हत्या नहीं होती है, इसको सिंहासन से लोग हटा देते हैं। बहुत सारे उच्च पद पर रहते थे, उन लोगों ने षड्यंत्र करके इसको सिंहासन से हटा दिया, है ना। और जब इसको सिंहासन से हटाया तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को शासक बनाया और ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 4 वर्ष तक शासन किया, लेकिन कोई भी इसके द्वारा ऐतिहासिक कार्य नहीं है ना। इसलिए इसको भी हम तुगलक वंश के इतिहास में किताबों में इसको भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। इसका भी कोई खास कार्य नहीं किया है, केवल बस शासक का नाम के रूप में ही इनको जाना जाता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया है। इसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है ना तो हुमायूं शासक बनता है 1394 में। अब देखिए, एक तुम्हारा मुगल वंश में एक हुमायूं है, बाबर का लड़का, वो नहीं है ना। कुछ लोग उसको लेकर कंफ्यूज होंगे, लेकिन उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। उससे पहले भी ये तुगलक वंश में हुमायूं नाम का एक शासक हुआ है 1394 से 1395 में, कुल मिला करके नवंबर में ये शासक बना और 3 महीने तक शासन किया। 95 में फरवरी तक जाते जाते ये 3 माह के अंदर ही सिंहासन से उतार दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जब हटा दिया जाता है, नसीरुद्दीन महमूद शाह तब शासक बनता है और ये नसीरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1398 तक शासन करता है। और 1398 के देखिए, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि तुगलक वंश 1320 से 1398 कहीं लिखा मिलता है, कहीं 1414 भी लिखा हुआ मिलता है। तो उसका कारण यहीं पर समझ में आएगा। ये नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है ना 1394 से 1398 तक शासन किया है। और इसके शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो क्या है कि इसके शासनकाल में दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, गुजरात स्वतंत्र हो गया, मालवा स्वतंत्र हो गया, राजस्थान, बुंदेलखंड ये स्वतंत्र हो गए। साथ ही साथ जौनपुर भी इसी के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था। यहाँ से पूछा जाता है कि जौनपुर स्वतंत्र कब हुआ था। देखिए, जौनपुर भी स्वतंत्र हो गया, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है जौनपुर, इसको भी स्वतंत्र किया। यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करता था मलिक सरवर, व्यक्ति है ना, मलिक सरवर ये एक हिजड़ा था, है ना, ट्रांसजेंडर, ये एक हिजड़ा था। इसने जौनपुर को स्वतंत्र किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जौनपुर को किस के द्वारा स्वतंत्र कराया गया था। तो मलिक सरवर नाम के हिजड़े के द्वारा स्वतंत्र कराया गया था, है ना। और इसी के शासनकाल में ये जौनपुर, दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, है ना, और ये गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड ये सब स्वतंत्र हुए थे। इस प्रकार से कुल मिला जुला कर ये कहा जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा बिखर गई, है ना, बहुत छोटी हो गई। दक्षिणी भारत, जो ये दक्षिण का भारत है ना, बंगाल में ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये सब क्षेत्र जो था, गुजरात था, मालवा था, राजस्थान, बुंदेलखंड और साथ ही साथ जौनपुर जिसको मलिक सरवर ने स्वतंत्र कराया, इन सब से क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, है ना। अब देखिए, इसी नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में सबसे ज़बरदस्त बढ़िया क्वेश्चन क्या बनता है कि मंगोल आक्रमण, तैमूर लंग के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था और ये 1398 ईस्वी में हुआ था। शासक उस समय कौन सा? नसीरुद्दीन महमूद शाह शासक था। और तैमूर लंग के इस आक्रमण से, देखिए तैमूर लंग जो आक्रमणकारी है ना, वो ठीक उसी प्रकार का आक्रमणकारी है जैसे महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करके भारत की धन संपदा को लूट कर ले जाने के फिराक में आक्रमण करता था। उसी तरह से तैमूर लंग भी भारत पर आक्रमण करके यहाँ से धन संपदा को लूट कर ले जाने के उद्देश्य से इसने आक्रमण किया। और उस समय नसीरुद्दीन महमूद शाह शासक था। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था।
तो 1398 ईस्वी में, और नसीरुद्दीन महमूद शाह जो कि तुगलक वंश का शासक है, इसके शासनकाल में वो तैमूरलंग आक्रमण किया था। और जब तैमूरलंग आक्रमण किया ना, मंगोल क्षेत्र से आया और तैमूरलंग यहाँ पर आया तो अपने एक सेनापति खिज्र खां के साथ आया था, खिज्र खां के साथ आया था। और जब आक्रमण किया तो यहाँ से शासक भाग गया। कहाँ भाग गया? गुजरात भाग गया। जब शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह गुजरात भाग आया, चंगेज खां के आक्रमण का सामना नहीं किया, तो चंगेज खां अपने सेनापति खिज्र खां के साथ इस दिल्ली से बहुत सारी धन संपदा को लूटता है, और लूट करके ये चंगेज खां मंगोल वापस चला गया। इसी रास्ते से मंगोल वापस चला गया और खिज्र खां को यहीं छोड़ दिया। मुल्तान, दीपालपुर और पंजाब वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर वाला ये क्षेत्र छोड़ देता है। यहाँ पर खिज्र खां को शासक नियुक्त कर देता है, एक प्रकार से, है ना, देख रेख करने के लिए। और जब ये वापस चला जाता है, देखिए चंगेज खां वापस चला गया, खिज्र खां को ये वाला क्षेत्र दे दिया। खिज्र खां यहाँ पर देख रेख कर रहा है, शासक यहाँ पर चला आया है। तो शासक का एक सरदार था, जिसको शासक ने सरदार बनाया था, उसका नाम था दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी। अब शासक गुजरात में छुपा बैठा है, चंगेज खां वापस जा चुका है, खिज्र खां इन सभी क्षेत्र में है, दौलत खां लोदी दिल्ली में शासन व्यवस्था जो थी उसकी देखरेख कर रहा है, लेकिन स्वयं को शासक घोषित नहीं किया, क्योंकि उसका शासक अभी यहाँ पर गुजरात में है, जिंदा है ना, और पराजित भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से दौलत खां लोदी यहाँ का कार्यभार संभालता रहता है। और 98 में ये शासक भाग गया था, इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तुगलक वंश को 1320 से 1398 तक ही माना जाना चाहिए, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, 98 नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये शासक मरा नहीं है और ना ही पराजित हुआ है। इसलिए जब तक ये मरेगा नहीं, पराजित नहीं होगा, तब तक शासन तुगलक वंश का ही माना जाएगा। तो यहाँ शासक वापस ही नहीं आता है 1412 ईस्वी तक। देखिए 1412 ईस्वी में यहाँ शासक जो भाग कर आया था, यहीं पर कैथल नामक स्थान पर इसकी मृत्यु होती है। और जब कैथल नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1412 ईस्वी में, तब यहाँ जो दौलत खां लोदी रख रखाव कर रहा था, ये स्वयं को शासक घोषित करता है। और स्वयं को शासक घोषित करके दौलत खां लोदी 1412 से लेकर के 1414 तक शासन करता है। और 1414 तक शासन करता है, तब ये खिज्र खां इस पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके दौलत खां लोदी को 1414 ईस्वी में पराजित कर देता है। और पराजित करके ये जो भूभाग था, इस पर तो शासन कर ही रहा था, अब दिल्ली को भी इसने प्राप्त कर लिया। अतः साम्राज्य इसका बड़ा हो गया, और यहाँ पर इसने एक नए वंश की नींव रख दी, और उस नए वंश का नाम रखा सैयद वंश। और ये जो खिज्र खां ने जिस सैयद वंश की स्थापना की, वह सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला, है ना। सैयद वंश को भी इसी वक्त हम देखेंगे, है ना। मैं पहले लिख लेता हूँ, चलिए एक नज़र में सैयद वंश को देख लेते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला है। सैयद वंश में 4 शासक हैं, एक है खिज्र खां, दूसरा है मुबारक शाह, और तीसरा है मोहम्मद शाह, चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह। ये 4 शासक हैं। हमने खिज्र खां के बारे में अभी जिक्र किया ही था, है ना। खिज्र खां ये कौन है? सैयद वंश का संस्थापक तो है ही है। ये तैमूरलंग का क्या था? सेनापति था। और जब तैमूरलंग वापस जा रहा था ना, तो लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान वाला क्षेत्र में इसको शासक बना करके गया था। तो ये खिज्र खां पहले लाहौर, दीपालपुर और मुल्तानपुर का शासक था। बाद में इसने क्या किया, ये जो दौलत खां लोदी था, उस दौलत खां लोदी को हरा करके केंद्र यानी दिल्ली को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, और वहाँ पर वह सैयद वंश की स्थापना करता है। देखिए खिज्र खाना सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। ये सुल्तान की उपाधि से नीचे की उपाधि, रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करता है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को शासक नहीं मान रहा है, ये अपने आप को तैमूरलंग का प्रतिनिधि ही मान रहा है। तो इसने रैयत-ए-आला की उपाधि से ही केवल संतुष्टि प्राप्त की, ये सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। देखिए ये अपने आप को तैमूरलंग का प्रतिनिधि मानता है, इसलिए तैमूरलंग के लड़के शाहरुख को यह नियमित रूप से कर भेजता रहता है। यानी तैमूरलंग की मृत्यु हो जाती है और शाहरुख जो रहता है उसको नियमित रूप से यह कर भेजता रहता है। और इस खिज्र खां की भी मृत्यु
20 मई 1421 ईस्वी को हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके लड़के मुबारक शाह ने सिंहासन की बागडोर को अपने हाथ में लिया और ये 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, ये तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, लेकिन ये सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया। तो सैयद वंश में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण तो इसे करना चाहिए था, लेकिन ये किया ही नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सैयद वंश में पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? तो मुबारक शाह है, जो कि सर्वप्रथम सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि को धारण किया है। देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण किया, इसलिए इस वंश का ये शक्तिशाली शासक माना जाएगा। और इस वंश का यह शक्तिशाली शासक यहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसको अहमद सरहिंदी के नाम से भी जाना जाता है, इसने संरक्षण दिया। और जब यहिया बिन अहमद सरहिंदी संरक्षण प्राप्त किया तो उसने इस मुबारक शाह के ऊपर जो पुस्तक लिखी, यानी मुबारक शाह पर आधारित पुस्तक लिखी, तारीख है मुबारक शाही, है ना। और ये मुबारक शाह से एक बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुबारकाबाद शहर किसने बसाया था? तो मुबारकाबाद शहर को बसाने वाला जो शासक था वो सैयद वंश का शासक मुबारक शाह था। अब मुबारक शाह के बाद इसका भतीजा मुहम्मद शाह शासक बनता है और ये मुहम्मद शाह 1434 से 1443 तक शासन करता है। ये मुहम्मद शाह कौन है? मुबारक शाह का भतीजा है। जो पीछे आपका शासक था, इसका क्या है? ये भतीजा है। और जब ये शासक रहता है मुहम्मद शाह ना, उसी समय मालवा क्षेत्र में महमूद खिलजी नाम का दूसरा शासक है, वो शासन कर रहा था। उसने इस मुहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो मुहम्मद शाह युद्ध लड़ रहा था। उस युद्ध में इसकी सहायता एक सैनिक ने की थी। और उस मुहम्मद शाह की सहायता जिस सैनिक ने की थी उसका नाम था बहलोल लोदी। इसीलिए मुहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को मलिक की पदवी दे दी और सरहिंद का सूबेदार भी बना दिया। साथ ही साथ इस बहलोल लोदी को अपना पुत्र कह करके भी संबोधित किया था। और जब इस मुहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो इसका लड़का अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है। 1443 से 1451 तक ये शासन करता है। और जब ये शासन कर रहा होता है ना, तो 1451 ईस्वी में इसका अपने वजीर, यानी प्रधानमंत्री को कहा जाता है, इसका अपने वजीर से अनबन हो गया। और जब इसका अपने वजीर से अनबन हो गया ना, तो 1451 ईस्वी में वह दिल्ली को छोड़ करके कहाँ चला गया? बदायूं। उत्तर प्रदेश में पड़ता है बदायूं। तो दिल्ली को छोड़ करके ये बदायूं चला जाता है। और जब बदायूं चला जाता है तो शासन की बागडोर को संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? बहलोल लोदी को ऊपर आ जाती है। क्योंकि बहलोल लोदी को इस मुहम्मद शाह ने अपना पुत्र कह करके संबोधित किया था, उसको मलिक की पदवी दी थी, सरहिंद का सूबेदार बनाया था। इसके ऊपर शासन सत्ता को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। जब यह शासन सत्ता को संभालता है तो अपने नाम से एक नए वंश की स्थापना करता है और उस वंश का नाम होता है लोदी वंश। तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी। और अब देखिए, लोदी वंश को हम कल के इतिहास में पढ़ेंगे। कल लोदी वंश पूरा समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग मुगल काल के इतिहास को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा हमारा वीडियो रहा, कैसा टॉपिक रहा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़िया वाले नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतिहास का वीक पॉइंट है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। लेकिन इतिहास के अंतर्गत ये भी आते हैं, एक को इसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, है ना। इसलिए कम भले इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से कभी ना कभी पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपका हमारा यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।